नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला है उसका जो अगला भाग है भाग 8, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसकी जो गणना है किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी गणना की जाती है श्रम ब्यूरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रम ब्यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो थॉमस कप आपका संबंधित है किससे, बैडमिंटन से, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। थॉमस कप का संबंध आपका हो जाएगा बैडमिंटन से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पंकज आडवाणी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, आपको बताना है। तो भारत के काफी जाने माने ये खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, तथा ये खेलते हैं बिलियर्ड्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बिलियर्ड्स, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो लावड़ी नृत्य है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो लावड़ी नृत्य का संबंध आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित आपका लावड़ी नृत्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी और इनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो राजा राम मोहन राय थे, भारत में इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। इन्हीं के योगदान के चलते जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कहाँ कब, तो 1875 में। तो इसे अभी आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि जो इसका आंसर मैं बता दिया। प्रश्न क्या कह रहा है, और किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो आपको बताना है कि वह कौन था जिसके द्वारा एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से जो सही हो जाएगा। जो आपका महमूद गजनवी था, इसने जो है एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। मैं आपको महमूद गजनवी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो महमूद गजनवी था इसने जो है 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य भारत में लगभग 27 बार आक्रमण किया था। जिसे भी आप याद रखिएगा, 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य तक जो है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसका जो फेमस आक्रमण था कहा जाता है 1025 का जो आक्रमण था इसका, यह काफ़ी फेमस आक्रमण बनाया था भारत में। इसने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर, जो कि शिव मंदिर था, उस पर आक्रमण किया था। जिसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनवी था इसने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक जो लेखक था जिसका नाम था अल बरूनी, ये लेखक भी आप याद रखिएगा, एक लेखक था जिसका नाम था अल बरूनी। यह जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था, जिससे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अल बरूनी की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट मैंने आपको बताया है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो महमूद गजनवी था, इसकी जो मृत्यु है 1030 ईस्वी में हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रश्न क्या कह रहा है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश था किस भाषा में दिया गया था, तो प्राकृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। वही महावीर स्वामी जो थे ये कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के, 24वें
नंबर के ये जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। तथा पहले नंबर का जैन तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव। दूसरे नंबर का कौन था? अरिष्ट नेमी। सॉरी, दूसरे नंबर का तो पता नहीं है, अब ध्यान मत दीजिएगा। प्रथम बस आपको याद रखना है। प्रथम नंबर का जो जैन तीर्थकर था वह था ऋषभ देव। वहीं 24वें थे महावीर स्वामी। 23वें जो आपको याद रखने हैं, 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन तीर्थकर कौन से नंबर के थे? तो 23वें नंबर के थे। तथा इनका संबंध है बनारस से। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, काम करने की दर को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो काम करने की दर को हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, विस्थापन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हवा की गति को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से मापा जाता है? तो हवा की गति को मापा जाता है बैरोमीटर से। सॉरी, यहाँ पे गति बात हो रही है तो एनीमोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर से हवा का दबाव मापा, यानी कि प्रेशर जो होता है वो मापा जाता है आपका बैरोमीटर से, और हवा की गति जो है यह एनीमोमीटर की सहायता से मापी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो ड्रेनेज एरिया की जहां पे बात हो, जहां पे अपवाह क्षेत्र की बात हो, तो अपवाह क्षेत्र के मामले में दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी, सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी अमेजन। तो इसे आप याद रखिएगा, अगर अपवाह क्षेत्र की बात हो तो सबसे जो बड़ी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अमेजन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये 8 राज्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उनको हम क्या कहते हैं? तो समस्थानिक में यह स्थिति देखने को मिलती है। समस्थानिक जो भी परमाणु समस्थानिक प्रकार के होते हैं उनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ऑप्शन आपका सी 100% सही है, समस्थानिक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा, समस्थानिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समस्थानिक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर जो होता है इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति यानी कि विंड पावर जो होता है या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वायु शक्ति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है किस प्रकार से? तो प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है जल का जो क्वथनांक होता है काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण से जो प्रेशर कुकर के अंदर खाना होता है वो काफ़ी जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, प्रेशर कुकर के भीतर जल के क्वथनांक के बढ़ जाने के कारण जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा। तो मुख्यतः जो है जाड़ों के महीने में, आप ध्यान दीजिएगा, जाड़ों के महीने में जो है और तमिलनाडु में जो है वर्षा देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो उत्तर पूर्व मानसून होता है, उत्तर पूर्व मानसून से जो है, तो उत्तर पूर्व जो मानसून होता है यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है, इसी से जो है जाड़ों के समय में तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो जाड़ों का महीना कब होता है? तो नवंबर से दिसंबर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जाड़ों के समय और तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। किस मानसून से? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से, इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को घोषित किया गया था अप्रैल सन 2000 में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रैल 2000 में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल था इसी के दौरान जो है भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है, जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल था इसी के दौरान जो है भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको इसे याद रखना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देख रहे हैं, खादी KVIC के बारे में आप लिखा हुआ है, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है तथा यह
किसके अंतर्गत आता है? तो MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है आपका MSME। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ राज्य था। इसका एक टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व, इसको जो है 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जिससे आप याद रखिएगा। सॉरी, यह नेशनल पार्क है, तो इसको 53वां जो है भारत का क्या घोषित किया गया है? तो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा वो बनेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? तो अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 55 देश शामिल हैं अफ्रीकी संघ में, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आदिस अबाबा में। कहाँ? तो आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है। टोटल इसमें 55 कंट्रीज हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया हुआ है? तो फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किसने किया है? तो वॉलमार्ट जो है सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, इसी की तरह जो है फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था। अगला प्रश्न पे हमारा है, LIC ने हाल ही में किस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो LIC ने हाल ही में IDBI बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तथा IDBI का जो LIC है यह अपना IPO भी लॉन्च करने वाली है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। जो है अपना IPO लॉन्च करेगी हाल ही में LIC। तथा LIC के चेयरमैन कौन है? तो MR कुमार। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को कौन नियुक्त करेगा? ESA यानी कि यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, इसी के द्वारा पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है? तो हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बनाए गए हैं N वेणुधर रेड्डी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, N वेणुधर रेड्डी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दिल्ली दरबार में जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम तथा उनकी जो महारानी थी वो आए हुए थे दिल्ली में। तथा इसी दिल्ली दरबार के समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय जो था इस समय वायसराय था भारत का। तथा इसी दिल्ली दरबार में जो है कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया गया था, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा पूरी तरह से 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा 1911 में फैसला किया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जाएगी, लेकिन यह स्थानांतरित होती है 1912 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तथा इस समय वायसराय कौन था, मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तथा कौन आया था भारत? तो जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो हाथियों का पहला अस्पताल भारत में बनाया गया है मथुरा में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मथुरा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हीना जायसवाल। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया होता भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, तो आपका आंसर दूसरा हो गया होता आश्रिता वी ओलोटी। तो ये नाम आप याद देखिएगा, आश्रिता वी ओलेटी जो है ये भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो इस दोनों को आपको याद रखना है, प्रश्न में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो दोनों प्रश्न आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, इनका आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो एयर चीफ मार्शल हमारे राकेश कुमार भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन तय किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। यह काफ़ी फेमस बुक है, आपको बताना द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह काफ़ी फेमस बुक थी। इस बुक को लिखा गया है संजय बारू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, संजय बारू ने लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस
द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस के। चंबल नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, चंबल नदी निकलती है आपकी जाना पाव की पहाड़ियों से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपकी जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं यहीं से निकलती है चंबल नदी। तो यह पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो एमपी में ये पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, एमपी में ये सभी पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वर्तमान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी, इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो आपको इसको याद रखना है, गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन आपका जो ए है 100% सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी? तो चोल वंश की जो स्थापना या विजय लाल के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, विजय लाल के द्वारा जो है चोल राजवंश की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज का हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का पार्ट 8 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।